नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल। इसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम जीएस पॉइंटर का क्विक रिवीजन के तौर पर हम लोग ज्योग्राफी आज पढ़ रहे थे। इससे पहले के वीडियो में जो ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी उसमें हम भारत के जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में देखे थे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने जो जीएस पॉइंटर उसकी हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, पूरी हिस्ट्री। उसके बाद मैंने पॉलिटी कंप्लीट कराई है और अब मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ आपका इंडियन ज्योग्राफी, जिसका आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, भारत का भौतिक विभाजन पहला चैप्टर है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, यानी कि भारत के जितने भी प्राकृतिक प्रदेश हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, वे कहाँ कहाँ उपस्थित है, क्या उनके बारे में फैक्चुअल डाटा है, क्या कॉन्सेप्ट वाला डाटा है, वो इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापन तैयार किया है। क्योंकि भूगर्भिक समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रवियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। तो देखेंगे जो कथन है वह सही नहीं है, लेकिन कारण सही है। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं जो भूतकाल में भारतीय स्थलापिंड सरका हुआ था। कहाँ? उत्तर की ओर। वो क्या हुआ था? जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वह कैसे उत्तर की ओर सरका हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत वाले जहाँ देखेंगे जहाँ समुद्र तट पूरे जुड़े हुए हैं, वो एरिया क्या है? वो गोंडवाना लैंड की भूमि कहलाता है। भारत विभाजित है कहाँ? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार पीसीएस और आरओ में ये प्रश्न आ चुका है। साथ ही आप देखेंगे यूपी पुलिस में भी परीक्षा में आ चुका है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? वह 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भारत में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं कहाँ? तराइन क्षेत्रों में। उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रदेश क्या प्रभाव होता उसके ऊपर? देश के अधिकांश भाग में साइबेरियन से आने वाली ठंडी लहरें, शीत लहरें होती ना, का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। कारण समझिए क्या है। मान लीजिए कि रफली मैप खींच दिया, ये हो गया ऊपर का क्षेत्र। एक मिनट रुकिएगा तो थोड़ा मैं आपको इसको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्या है इसमें बताना चाह रहा है। ये समझ लीजिए हमारा भारत हो गया है। अब यहाँ पास से देखेंगे आपका, तो यहाँ आपका कश्मीर वाला क्षेत्र हो जाएगा। फिर यहाँ पास आप देखेंगे वो आ जाएगा, ये पूरा क्षेत्र आपका अफगानिस्तान। फिर यहीं पास चीन से आप जुड़ा हुआ देखेंगे। फिर चीन के बाद देखेंगे वो एक नया एक देश है, कंबोडिया नहीं, मंगोलिया है। फिर उसके बाद देखेंगे यहीं पास से आपका रूस से जुड़ा हुआ है। हाँ, जो रूस के पास जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, कि ये जो एशिया में आता है आपका वो क्षेत्र रूस का, उसे ही साइबेरिया कहते हैं। यहाँ बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं। और यहीं पास आप भारत में हिमालय देखेंगे, ये ऐसे हिमालय देखेंगे। तो जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चल के आती हैं वह अगर हिमालय ना हो तो सीधा डायरेक्ट भारत में आती है और भारत में पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती, ठंडे क्षेत्र को। तो वही कह रहा है, तो उस जो साइबेरिया से आने वाली हवा है उनको रोक देता है कौन? यहाँ जो ऊंचे ऊंचे हमारे भारत में हिमालय हैं या जो भी पर्वत चोटियां हैं वो इन शीत लहरों को रोक देती हैं। और उसके बाद होता क्या है अब समझिए, जब शीत लहरें यहाँ रुकती हैं तो यहीं पास जो बर्फ के पर्वत बन जाते हैं। और जब बर्फ के पर्वत जो है पिघलते हैं तो उनसे क्या होता है, वहां देखेंगे गंगोत्री से यमुना आएगा, फिर आपका गंगा आएगी, सब नदियां उनसे बह बह के आती हैं। जब नदियां बह के आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं? काफी मिट्टी लेके आती हैं। जो करेवा वाला क्षेत्र आप देखेंगे, जो मिट्टी घिस घिस के आती है वो क्या होती है? वो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसमें जल की मात्रा उपलब्ध होती है, उसमें सिंचाई अच्छी होती है, उसमें कृषि अच्छी होती है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, जलोढ़ मृदा आके भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है अच्छी खासी उपजाऊ के लिए मिट्टी दे देती हैं। फिर इन्हीं पर्वतों के कारण क्या होता है
कि जो हमारा मौसम होता है, जिसमें आप देखेंगे शीत मौसम आएगा, मानसून आएगा, उसके बाद शीतलहर जो आएगा, ठंडे का मौसम, वो इधर से ना जाने के कारण आता है जो पर्वत श्रृंखला। तो इसमें विभिन्न प्रकार के हमारे देश में मौसम पाए जाते हैं। तो ये सब कैसे घटित हो रहा है, ये जो हमारे हिमालय पर्वत की अनेक चोटियां हैं उनसे संभव हो पा रहा है। तो यही जो है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। बाकी इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब सत्य कथन है कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में जो है उसमें कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही कथन क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एवं संभिन्नति हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रतक से हुई। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। उत्पत्ति और काल देख लेते हैं। दक्कन ट्रैक किस लिए है वो देखेंगे, क्रिस्टेशियन आदि नूतन काल का है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल का है। अरावली प्री कैम्ब्रियन का है। नर्मदा तापी जलोढ़ मृदा निक्षेप किसका है, वो अत्यंत नूतन काल का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपकी बार फ्रेम होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि गर्मी वर्मी के कारण जो है ना कौन किस काल में बना हुआ, तो हो सकता है इसका प्रभाव क्वेश्चन पे पड़े। ये दक्कन ट्रैप जो हम देखेंगे वह क्रिस्टेशियन आदि नूतन काल का है। फिर आप देखेंगे पश्चिमी घाट हमारा जो है वो उत्तर नूतन काल का है, सेनोजोइक याद रखिएगा। अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन है, सबसे पहले का याद रखेंगे। और नर्मदा तापी जलोढ़ मृदा जो निक्षेप है वह देखेंगे अत्यंत नूतन काल का है। ये चीज याद रखिएगा। अब है केरल का कुड्डानाई या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस लिए? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा में से वह जिला जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है वह देखेंगे रोहतास नहीं है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र एवं मध्य भारत में से वह क्षेत्र जो भारत के मरुस्थल में है वह है सिंधु क्षेत्र है। अब है विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ एवं गोंडवाना में से वह चट्टान प्रणाली जो भारत में नवीनतम है वो है गोंडवाना। गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है, इसे सेनोजोइक या भू अभिनीति गर्त के रूप में किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कैसी है? सतत वाहिनी है। एक नया चैप्टर है जिसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसके बारे में इसमें पढ़ना है। कथन क्या दे रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांशतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। वो देख लीजिए ये दोनों तो सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगर ये इसके दर पे कारण ये दिया होता है कि हिमालय से निकलने सतत वाहिनियां जो सभी नदियां सतत वाहिनी मतलब सतत मतलब कि हमेशा बहने वाली हैं, उसका कारण ये देता है कि यहाँ हिमालय से ग्लेशियर से पानी हमेशा आता रहता है। तो यह कथन कारण दोनों सही माना जाता है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ये भी बात सही है कि हिमालय अपनी जो वर्षा का अधिकांश क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी बात सही है। अब देखेंगे इसके आगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम क्षेत्र हिमनियों से में स्थित है। तो ये भी सही है, कथन कारण सही है। यहाँ पर कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणियां कौन सी है? बृहत हिमालय श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्रों के सहारे फैले समतल क्षेत्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। हिमालय का पर्वतीय पादी प्रदेश कौन सा है? वह शिवालिक है। शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक जो पहाड़ी हिस्सा है किसका? हिमालय का है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण सेनोजोइक
प्लियोसोसीन युग में हुआ है। सीनोजोइक वही युग है जो अभी मैं ऊपर पढ़ रहा था ना, नूतन काल वाला, ये वाला देखिए, सीनोजोइक, ये पश्चिमी घाट। जिस समय पश्चिमी घाट बना हुआ है उसी समय का आप देखेंगे हमारा कौन है, शिवालिक श्रेणियां आती हैं। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य है। शिवालिक जो है भूशैलों के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसकी, गिरिपद की स्थिति का। सतलज की काली नदी के मध्य स्थित हिमालय भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, कुमायूं हिमालय कहलाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां हिस्सा नहीं है किसकी, उत्तर प्रदेश की हिस्सा नहीं है, बल्कि वहीं अगर ये आता उत्तराखंड आ जाता, हिमाचल आ जाता, तो वो वहां काश की आपकी श्रेणियां हैं। अब हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के समक्ष कहे जाते हैं गहरे गड्ढे यू घुमाव वाली नर्मदा नदी मार्ग के लिए, समानांतर पर्वत श्रेणियों के लिए, भूस्खलन के उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवर्तक। अभियान में भूस्खलन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जहां आप हिमालय क्षेत्र में जाएंगे। गहरे गड्ढे भी मिलते हैं, यू आकार घाटी, मतलब कि कोई ऐसे पर्वत है यहाँ क्षेत्र और ये ऐसे यू आकार की घाटी बन गई, यहाँ लोग रह रहे हैं और ये पूरी घाटी का क्षेत्र हो जाता है। अब ये 4 श्रेणियां दी हुई, इनको लाइन से क्रमवार लगाने को बोला है। तो सबसे पहले काराकोरम देखेंगे, फिर लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम जो देखेंगे ये आपका चाइना वाले हिस्से में आता है। लघु हिमालय स्थिति है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य की। लघु हिमालय किसे कहते हैं, वह जो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य के भाग को ही हम क्या कहते हैं, वो लघु हिमालय कहते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाइए। तो सबसे पहले शिवालिक आएगा, यानी सबसे नीचे कौन सा है, शिवालिक है, फिर लघु हिमालय देखेंगे, फिर महान हिमालय, फिर बृहत हिमालय आता है। तो इस प्रकार से ये क्रम सही है। वृंदन, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, वह देखेंगे शिवालिक है। क्यों शिवालिक है, क्योंकि शिवालिक जो है वो आप देखेंगे कि वो हिमालय का भाग है और हिमालय सबसे नवीन पर्वत है जो कि वलित पर्वत के रूप में विकसित हो रहा है। इसमें आज भी आप जो देखेंगे, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण यहाँ आज भी भूकंप की संभावनाएं देखी जाती हैं, जिसका प्रभाव आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक भी देखने को मिलता है। अब है उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता क्रम लगाइए। सबसे पहले दक्षिण देखेंगे, धौलाधार आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा। जो आप ये श्रेणियां देख रहे ना, ये वाला, इसी को उल्टा कर दिया गया है। अब हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों में विस्तृत रूप से परिवर्तन आया है। वह है तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। अब है अजंता, पालकोंडा, कैमूर एवं पटकोई श्रेणी में से उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, वह पटकोई श्रेणी हिमालय है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य में से पटकोई श्रेणियां पटकोई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, वह है त्रिपुरा नहीं है। अब पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती जम्मू एवं कश्मीर में अविभाजित जब हुआ था, जब तक 31 अक्टूबर 2019 तक जब उसको विभाजित नहीं किया गया था, तब तक जो पीर पंजाल श्रेणियां वो जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती थी। अटल सुरंग, जो अटल टनल है, उसके लिए सही क्या है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। जो भी सीमा के आसपास रोड का या इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसको अधिकतर आप देखेंगे वो सड़क सीमा बोर्ड के द्वारा ही बनाया जाता है। या मनाली और लेह स्पीति को जोड़ती है, ये भी बात सही है। या हिमालय के पीर पंजाल, कहाँ पास, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है। अटल सुरंग रोहतास हिमाचल प्रदेश में से सबसे लंबी जो सबसे इसकी लंबाई कितनी अटल सुरंग की, वो 9.2 किलोमीटर है। जास्कर, लद्दाख, पश्चिमी पीर पंजाल एवं पूर्वी पीर पंजाल में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है, वह है पूर्वी पीर पंजाल को करती है। कश्मीरी घाटी स्थित है कहाँ,
वो वृहत हिमालय, हिमाद्री और पीर पंजाल की श्रेणियों के मध्य स्थित है। अक्साई चीन भाग है, लद्दाख पठार का है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। अभी हाल ही में इसकी एक नई माप पेश की गई थी जो नेपाल ने चाइना के साथ मिलकर नापी थी। अब है हिमाचल पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय का है। जो हिमाचल है वह मध्य हिमालय का भाग है। भारत में अरावली, विंध्य श्रेणी एवं हिमालय श्रेणी तथा पूर्वी घाट में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? आप देखेंगे तो हिमालय श्रेणी है, सबसे नवीनतम है। और सबसे पुरानी जो आप देखेंगे वह देखेंगे हमारा जो दक्षिणी भाग है हिमालय का, प्रायद्वीपीय भाग है, वह सबसे पुराना है। उसमें भी सबसे पुराना आप देखेंगे तो अरावली जो है सबसे प्री कैम्बियन काल का है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किसका? सरोवरी मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन है? लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म में मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जो कि बात सही है। अब सत्य कथन है कि भारत में हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। फिर पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील जो है वह 2 राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली हुई। ये छोटा छोटा मैप वाले क्वेश्चन है, जिनको मैप अच्छे से याद है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। अब है हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से किस राज्य में नहीं है? वह देखेंगे उत्तर प्रदेश में नहीं है। हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? वह है हिमाद्री श्रेणी है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। कहाँ देखेंगे? उसके बाद देखेंगे कारण क्या है इसका। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य एवं उत्कृष्ट श्रेणियां अवस्थित है। दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में। जो यहाँ पास आप उत्तर भारत में देखेंगे जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसी का ही एक रूप होता है करेवा। करेवा में क्या होता है? उसमें बर्फ के अवशेष ज्यादा होते हैं। तो करेवा में खास बात क्या होती है? ये जो केसर की खेती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैलाश पर्वत श्रेणियां अवस्थित है कहाँ? तिब्बत में है, जो कि तिब्बत में आप देखेंगे बृहत हिमालय के क्षेत्र में आता है। चोओंग, लाओत्से, अन्नामलाई एवं सिरुमली में से वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रेणियों के में अवस्थित है वो है चोओंग एवं लाओत्से पर्वत श्रेणियां हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखने जा रहे हैं वह है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। जो हमारा ये भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र हम देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वह है अरावली की श्रृंखला है। जो बात मैं अभी कर रहा था, सबसे पुरानी कौन सी है? वह अरावली की श्रृंखला है। क्योंकि प्री कैम्बियन काल की है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी स्थित है कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष तक की है। कितनी है? 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष तक की है। हिमालय, किलिमंजारो, इटना एवं अरावली में से रेजिडुअल्स पर्वत का उदाहरण है, वह है अरावली। देश के हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार एवं पूर्वी तटीय मैदान में से कौन सा भौगोलिक सबसे प्राचीन है? वह है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाईमुडी। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है आप ध्यान रखिए कि आरओ, पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, खासकर तो उत्तराखंड पीसीएस और यूपी जो यूपी पुलिस का परीक्षा होने वाली है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, डायरेक्ट जो आते हैं।
सीधा फैक्ट वाले हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा याद रखना है आपको कि दक्षिण भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो अनाईमुड्डी है। प्रायद्वीपी भाग सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुड्डी है। प्रायद्वीपी मतलब वही होता है दक्षिणी भारत। अब नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य स्थित कौन सा है, वह सतपुड़ा श्रेणी। याद करिए, सतपुड़ा श्रेणी जो है वह नर्मदा और तापी नदी के मध्य में है। फिर उसके बाद है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है, वह देखेंगे। उत्तर शुरू करेंगे दक्षिण में, पहले देखेंगे उत्तर से, देखें ऊपर से देखेंगे तो नल्ला मड़ाई है, फिर है जावदे पहाड़ी है, फिर नीलगिरी है और फिर अन्नामलाई है। अन्नामलाई सबसे नीचे है, याद रखिएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ, नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। ये हो गया हमारा पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। कहाँ मिलेंगे, वह मिलेंगे नीलगिरी पर्वत पर मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, सीधा इसको ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल जहां स्थित है उसे कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। उसके बाद नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में है। ये देखिए, ऊपर वाले प्रश्न को ही उत्तर बना दिए, उत्तर को ही प्रश्न बना दिए। ऐसे ही प्रश्न कहीं से नहीं आएंगे, बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन को सिर्फ तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सारे वही रहते हैं हर एक परीक्षा में। डोडा बेटा चोटी है किसकी है, नीलगिरी की। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी किन किन राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है, नीलगिरी में होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारतीय समुद्री शास्त्रियों ने अरब सागर के तट पे मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगातार 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचाई पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है, ये देखेंगे आप। रमन सागर पर्वत है, जो कि आपका अरब सागर में देखने को मिलेगा। आप एक बार मैप पे भी इसको देख लीजिएगा, गूगल पे डाल के देख लेंगे तो ज्यादा सही है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि रमन सागर पर्वत कहाँ है। अब है, आप देखेंगे कि अरावली, सतपुड़ा, अजंता एवं सह्याद्री पहाड़ियों श्रेणी में से वह जो केरल एक ही राज्य में विस्तृत है, वह अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र है। अब है महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा के भाग को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। अब उसके बाद है कि पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाइए। सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, नागा पहाड़ी और पीर पंजाल पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है उसे कहते हैं केरल एवं तमिलनाडु कहते हैं। कार्डमम पहाड़ी किसकी सीमा पर स्थित है, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। अब है सेवराय पहाड़ी अवस्थित है कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडवा श्रेणी पहाड़ी एवं सतमाला श्रेणी में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। मांडवा पहाड़ी गुजरात जो है वह स्थित नहीं है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा श्रेणी का है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा श्रेणी में रेंज में। पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई है लगभग 1365 मीटर की। गारो है मेघालय, मिरी है अरुणाचल प्रदेश, कोलाई मलाई है वो देखेंगे तमिलनाडु के, डालमा देखेंगे वो झारखंड में है। ये ध्यान रख लीजिएगा। गारो कहाँ है, मेघालय में है। मिरी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाई माई कहाँ है, वह तमिलनाडु में है। और डलमा जो है वो झारखंड में है। डालमा याद रख लीजिएगा, बाकी ये सब तो आप गारो हिल्स पहाड़ी से भी इनको टिक कर सकते हैं, 2 टिक हो जाएगा। फिर आपका आएगा मिरी, वो अरुणाचल प्रदेश याद ही है आपको। फिर आएगा कोलाई माई, ये तमिलनाडु में है, ये याद रख लीजिएगा। तो याद रखेंगे तो उससे क्या होगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो समय लगता है वो नहीं लगेगा, आप फट्टा से सॉल्व कर लेंगे तुरंत। अब नया है कि नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डनम एवं नल्लामलाई में से भारत की दक्षिणम पर्वत श्रेणी कौन सी, वो कार्डनम पर्वत श्रेणी है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है कि सतपुड़ा है, महादेव, मैकाले और छोटा नागपुर है। उच्चावच आकृतियों में
पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन से? महादेव पर्वत श्रेणियां हैं, मैकाल पर्वत श्रेणियां हैं, छोटा नागपुर पर्वत श्रेणियां और खासी की पहाड़ियां हैं। सही कथन है कि पश्चिमी घाट दक्षिण क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखेंगे ताप्ती नदी सतपूर्णा के दक्षिण में स्थित है। फिर देखेंगे कि नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है। पश्चिमी घाट के संबंध में सही कथन है क्या है? यह एक घनस्रोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड जो है लावा यानी बेसाल से आच्छादित है। अब है कोडाइनल किस पहाड़ी पर स्थित है? वह देखेंगे पालनी तमिलनाडु पर है। मुकंदस पहाड़ी, डोरा पर्वत, फिर देखेंगे आप देखेंगे उसके बाद अलवर पर्वत एवं गिरवा पर्वत में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान के विंध्य पर्वत श्रेणियों में स्थित है? वो देखेंगे मुकंदरन पहाड़ी है। गलीकोंडा, सलहेर, सिकराम गोंडा और मधुपुला कोंडा में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? वह है सलहेर है। केरल अन्नाईमुडी का है। नागालैंड सारामती का है। उत्तराखंड नंदा देवी है। तमिलनाडु दोडा बेटा है। मध्य प्रदेश धूपगढ़ है। राजस्थान गुरु शिखर है। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वह देखेंगे गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इसको याद रखें। केरल अन्नाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी जानते पर्वत वहां पर, तमिलनाडु दोदा बेटा, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी और राजस्थान जो देखेंगे गुरु शिखर है। सतपूर्णा क्षेत्रों में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने का सही क्रम क्या है? कि गढ़वानी की पहाड़ियां महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी हैं। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डनम एवं शेवराय पहाड़ी में से कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन से है? कार्डनम पहाड़ी है। कनक देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग एवं गिरनार में से वह पहाड़ी का चाय बागान नहीं है? वह देखेंगे गिरनार नहीं है। अब उसके आगे देखेंगे पहाड़ी और भारत में कहाँ कहाँ अवस्थित है। बटेश्वर पहाड़ी जो है वो बिहार में है। चिन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर या म्यांमार से मणिपुर का विस्तृत है। ये थोड़ा चिन श्रृंखला याद रखिएगा क्योंकि मणिपुर काफी चर्चा में रहा है। फिर आप देखेंगे धोशी पहाड़ी वह हरियाणा में है और बेल्लेरी गुड्डा जो है वह कर्नाटक में है। अब है पर्वत चोटियां। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ? नेपाल में। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट श्रृंखला पर चढ़ने में सफल हुई थी वो थी बछिंद्र पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो देखेंगे जोंको तबई थी, पहली महिला थी। बछिंद्र पाल भारत की पहली महिला थी। और 2 बार आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला का नाम क्या था? संतोष यादव था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है, गार्डविन ऑस्टिन है। कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम एवं माउंट एवरेस्ट में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वह है कंचनजंगा है। सही क्रम है कि माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी है कहाँ? गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है कहाँ? राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? वह है गुरु शिखर है। हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एवं नंदा देवी है। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत श्रृंखला में से भारत में अवस्थित पर्वत श्रृंखला शिखर नहीं है, वह है गोसाई थांग नहीं है। ये याद रखिएगा, गोसाई थांग नहीं है। अब है सही सुमेलित है माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल पाली पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला धौलाधर श्रेणियां हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च
शिखर धूपगढ़ स्थित कहाँ? सतपुड़ा श्रेणी में है। गौरलाटा चोटी किस पाट पे स्थित है? वह है सामरी पाट है। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ में से कौन एक अरावली का उच्च शिखर है? तो आप देखेंगे कुंभलगढ़ है अरावली का उच्च शिखर में। आप देखेंगे तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। अभी हम लोगों ने गुरु शिखर भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें और एक जो उच्च शिखर है उसका नाम है कुंभलगढ़ है, तो वो भी याद रखिएगा। गुरु शिखर और कुंभलगढ़ किसका है? अरावली का उच्च शिखर है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सब लोग अभी तक पढ़ रहे हैं जो गुरु शिखर ही अरावली का पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अरावली का और उच्च शिखर है, इसे कुंभलगढ़ भी कहते हैं। अब है नामचा बरवा तिब्बत, नंदा देवी हुमायूं हिमालय का है। फिर है नंदा देवी, वो देखेंगे गढ़वाल हिमालय का है। नोकरेक जो है वो गारो पहाड़ी का याद है। नामचा बरवा तिब्बत में आप जानते हैं, नंदा देवी उत्तराखंड में जानते हैं, नंदा देवी पश्चिमी में देखेंगे। देखिए नंदा देवी पूर्वी में जो देखेंगे वो कुमायूं हिमालय आता है। कुमायूं आप जानते हैं उत्तराखंड का ही भाग है। फिर नंदा देवी जो पश्चिम में आएगा वो आएगा गढ़वाल हिमालय में आएगा। फिर देखेंगे नोकरेक शिखर किस में आ रही? गारो पहाड़ियां में आ रही हैं। फिर है घाटियां, कुल्लू घाटियां जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है उसे कहते हैं धौलाधर तथा धौलाधर तथा पीर पंजाल कहते हैं। नेलांग घाटी स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मरखा घाटी लद्दाख, जूपू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युथांग घाटी सिक्किम है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरा कुंड जल विद्युत परियोजना बनने वाली प्रस्तुत है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों के उद्भव होती है। भारत की शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में। सही कथन है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गढ़वाल एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब नामक एक पुस्तक लिखी। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन बन रहा है तो छोड़ना ही ज्यादा सही होता है। पाल घाट स्थित है, कहाँ स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य केरल में स्थित है। याद रखिएगा जो नीलगिरी कहाँ है वह देखेंगे आप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ये बात ध्यान रखिए। और अन्नामलाई दोनों पहाड़ियां जो मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? पालघाट कहते हैं। भोरघाट महाराष्ट्र, हाँ तालघाट पोलघाट इसे आप याद रखिएगा। अब है लिपू लेक दर्रा स्थित है कहाँ? उत्तराखंड में, पता है सबको। लेक जाने का जो रास्ता है वो जो लद्दाख हम लोग जाते हैं वो आप देखेंगे जोजिला दर्रे से होकर जाते हैं। याद रखिएगा जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख से में जाने का रास्ता है। वर्ष 2006 के लगभग भारत में मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। इसी नाथुला दर्रा को लेकर देखेंगे 2017 में भारत और चाइना के बीच युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो गया था। अब माणा नीति कहाँ है? उत्तराखंड में। जोजिला लद्दाख में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। नाथुला सिक्किम में है। ये वाला नाथुला जो मैं कर रहा था। अब चांगला लद्दाख है। देखिए ये जो चैप्टर है दर्रे से आप यूपी पुलिस, फिर आप उत्तराखंड पीसीएस में परीक्षा में देखेंगे और आप आरओ में देखेंगे जरूर एक प्रश्न। फिर वहीं आप जब यूपी पीसीएस में आएंगे या फिर आरओ दोनों में देखेंगे ये 4 दर्रा दे दिए जाएंगे एक तरफ और 4 मैचिंग के दे दिए जाएंगे। इस तरह के ऑप्शन बनते हैं। वन लाइनर फैक्ट जो जिसमें परीक्षा में बन रहा है यूपी और उत्तराखंड में वो अलग है और ये अलग है दोनों एक ही चैप्टर से आएगा, लेकिन क्वेश्चन जहां ज्यादा फ्रेम हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे इस तरह का आपका वो यूपी पीसीएस में आ जाएगा और किस में आ जाएगा? आप आरओ में आ जाएगा। फिर वहीं एक सिंगल ऐसे फैक्ट वाले जो आ जाएंगे वो आप देखेंगे यूपी पुलिस में आएंगे। फिर आपको देखने को मिलेगा यूपी पुलिस के साथ फिर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में पिछली बार 2022 का जिन्होंने पेपर दिया था उत्तराखंड में वहां भी इस तरह के प्रश्न बने थे। अब रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड में है। थालघाट, भोरघाट, खैबर दर्रा तथा पालघाट में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट
पर्वत श्रृंखला में नहीं है, वो खैबर दर्रा नहीं है। किंगरी बिंगरी नीतीमाणा क्या है? ये एक प्रकार के दर्रे हैं। नीतीमाणा कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। अब है सही सुमेलित। एक तरफ क्या है कि पर्वतीय है, दर्रे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे आपको देखने को मिलेगा, मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? देखेंगे, आ रही है। हाँ, तो दूसरी तरफ राज्य कहाँ कहाँ है? बुमला अरुणाचल प्रदेश, जिलेपला सिक्किम, मलिंगला उत्तराखंड, फिर सिपकिला जो देखेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में है, माना उत्तराखंड, नीटी उत्तराखंड, दीफू अरुणाचल प्रदेश, और अलीग वह है कहाँ देखेंगे आप? लद्दाख में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। पर्वतीय दर्रों के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है, नहीं पश्चिम से पूर्व सबसे शिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में, लीपू लेक आपको मिलेगा ये उत्तराखंड में, नाथुला देखेंगे आपको मिल जाएगा ये सिक्किम में, फिर बॉमडिला जो आपको मिलेगा ये आपको भी मिलेगा कहते हैं अरुणाचल प्रदेश तरफ मिलेगा। जो जिला नाथुला, खैबर तथा रोहतांग में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो देखेंगे नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, 14,450 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। अब हिमरेखा एवं हिमनद देख लेते हैं। हिमालय की हिमरेखा 4300 से लेकर 6000 मीटर के बीच पूर्व में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन जो ग्लेशियर है सबसे बड़ा हिमनद है। चौरा बाल्डी ग्लेशियर स्थित है कहाँ? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर की जब आप गूगल से फोटो डाउनलोड करेंगे तो उसके उत्तर में देखेंगे एक ग्लेशियर है, उसे ही चौरा बाल्डी ग्लेशियर कहते हैं। अब है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है। अब है हिस्पार, जेमू, मिलाम एवं रूपक हिमनद में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित है? वो है मिलाम हिमनद है। सियाचिन हिमनद स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। कंचनजंगा, रुंगतुंग, फिर है गंगोत्री, और केदारनाथ में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? वह है गंगोत्री है। बंदरपूछ यमुना के लिए है, 12 शीघ्र वो चेनाब के लिए है, मिलाम गौरी गंगा का है, सियाचिन नुब्रा का है, जेमू जो है वह तिस्ता का है। हिमालय की लंबाई के घटते क्रम है हिस्पर, बियाफो, दंगरादू, सोनापानी, और है फिर देखेंगे 12 शिगरी है। देखिए अगर ये आपको ये जो प्रश्न है अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। रीजन क्या है? ये प्रश्न ट्रिकी हो जाते लंबाई, बहुत कम ही लोग ये मतलब कि जो लोग गूगल से जब तक सर्च नहीं करेंगे इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब आपके पास 2 घंटे का समय और 150 प्रश्न अटेंड करने हो तो ऐसे प्रश्न को स्किप कर देना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया पठार। देखिए हम एक एक चैप्टर ही खत्म करेंगे चाहे समय कितना भी लगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्टिक निर्मित लावा, फिर देखेंगे शैलों का निर्माण हुआ है कहाँ? क्रिस्टेशियन युग में हुआ है। हिमालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का है। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं कहाँ? सेनोजोइक महाकल्प में होते हैं। अब उसके आगे देखेंगे छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला कौन सा है? वो खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण है। छोटा नागपुर पठार कहाँ? एक अग्र गंभीर है। ये मानचित्र वाले प्रश्न है, इसको आप एक बार देख लीजिए और उसके हिसाब से अपना आंसर जो है टिक कर लीजिएगा। इस तरह का 1900 सन 2000 से पहले यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न बना करते थे। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं वृंदा श्रृंखला के मध्य स्थित है कौन सा? मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है मुख्यतः आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है। फिर दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? वह है मध्यवर्ती क्षेत्रों में। भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां या जयंतीय पहाड़ी में से मेघालय पठार का अंश नहीं है, वह है भुवन पहाड़ियां हैं। अब भारत का तटीय भाग देख लेते हैं जो है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, जो तट वाले क्षेत्र होते हैं उनके बारे में। भारत का
औसत समुद्री तल नापा जाता है चेन्नई तट से। याद रखिएगा, जो औसत समुद्री तल नापा जाता है वो चेन्नई के तट से नापा जाता है। भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी समुद्री तट कौन सा है? वह गुजरात का। याद रखिए कि सबसे बड़ा जो समुद्री तट छूता है वह गुजरात के क्षेत्र को छूता है। भारत में तट रेखा से लगे कुल राज्य कितने हैं? 9। याद रखिएगा, 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल को रत्नाकार नाम सूचक था हिंद महासागर का। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है कहां से? आप देखेंगे, वह देखेंगे आप लहरों से। पश्चिमी तट देख लेते हैं। भारतवर्ष में पश्चिमी तट शहरों कन्नूर, नागरकोई, जंजीला एवं सिंधु का पठार से दक्षिण सही क्रम है। वो देखेंगे जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर और नागरकोई है। ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए। आपको यंत्र तंत्र कुछ आरोही डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, मतलब डेनमार्कवासी कहाँ के हैं। हाँ, उसके बाद परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, वहां पर डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरिराजधर नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और जड़ तट सागर पर मिलकर अद्भुत रत्न बन जाती है। उक्त पंक्तियां व्यवस्थित करती हैं तमिलनाडु तट को करती है। अब ये प्रश्न है जो मानचित्र वाला है, इसका आप उत्तर देख लीजिएगा एक बार। जंजीला, उडुपी, ओरोविली तथा तूतीकोरिन शहर में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर कौन सा? जंजीरा और उडुपी है। अब है सागर पुलिन और राज देख लेते हैं। आप देखेंगे दीघा, वह आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल है। याद रखिएगा, भारत के तट पे कृष्णा नदी एवं केप मरोनिन स्थित है। कहाँ? आप देखेंगे कोरोमंडल तट पे है। केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी को जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में जिस अन्य नाम से जब भी जाना जाता है उसे कहते हैं कोंकण तट कहते हैं। अब आ गया है हमारा महाद्वीप। महाद्वीप के बाद देखते क्या चैप्टर आ रहा है। ये हम लोग महाद्वीप, ये अरब सागर महाद्वीप कंप्लीट करके ही ये क्लोज करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लेयन शिखर सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल संख्या कितनी? 836 द्वीप और टापू हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार को। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं अंडमान और निकोबार। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है बैरन द्वीप है। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील में अवस्थित है जो आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब राम सेतु धनुषकोडी में। सही कथन है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका में से कौन भौगोलिक क्षेत्र से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? वो है सुमात्रा झील है। अब है अरब सागर के द्वीप। हाँ, उसमें देखेंगे दक्षिणी लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल उत्पत्ति के संबंध में। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप आते हैं। फिर देखेंगे कैम्बर की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती? वो है कैम्बर की खाड़ी में नहीं पाई जाती, कैम्बर की खाड़ी में नहीं पाई जाती हैं। भटकल, अरनाल, मिनिकॉय एवं हेरनिन द्वीप में से भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों में
की श्रेणी में आते हैं? मिनिकॉय आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम है। एक द्वीप द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वह देखेंगे मुंबई है। माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप और सालसेट में से भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट है। तिलनचोग, अगाथी, कवरतीय और कालपेन में से वह द्वीप जो लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है वह है तिलनचोगी है। फिर है वेंत्यान, शरोधर कच्छ की खाड़ी में, पिरमा खंबात खाड़ी में, द्वारका अरब सागर में, द्वीप खंड जो है काठियावाड़ तट पे है। अब है देखेंगे कोरी द्वीप निवेशक स्थित है कहाँ? कच्छ के रण में स्थित है। ये याद रखिए कहाँ है वो? कच्छ के रण में है। कच्छ का रण कहाँ है? आप मुझे इस बात का कमेंट करिए। अब उसके आगे देखते हैं कि सर क्रिक विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? वह लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं, जिस समय आप बहुत ज्यादा चर्चा में भी था। अभी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान के वही प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा जब वो लक्षद्वीप पर अपनी कुर्सी लगा कर बैठ गया था तो जो हमारा मलेशिया देश था उसने काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो गया था वहाँ से। तो चलिए अब वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। कल में हम पढ़ेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।